हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विनायक नर्सिंग कोचिंग के अंदर। आज अपन बात करने वाले अपने बायोलॉजी के अंदर एक जूलॉजी के टॉपिक है, उसकी बात करेंगे अपन। यूनिट का नाम अपना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और अपन उसमें एक टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, डीएनए। डीएनए की चर्चा आप अपने चैप्टर में आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन डीएनए। देखो, डीएनए जो है उसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक अगर अपन बात करें, 11th क्लास का टॉपिक है अपना एक सेल। अपने 11th क्लास का टॉपिक है सेल। उसकी अगर अपन बात करें, कोशिका जिसको बोलते हैं अपन, कोशिका क्या है? आपने थोड़ा बहुत 11th क्लास में पढ़ा है। अपन कोशिका की अगर बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि कोई भी अगर आप सजीव बोल रहे हो, लिविंग अगर कोई है मान लो ऑर्गेनिज्म, तो उसमें सेल 100% होगा। अब जो सेल होता है उस सेल के अंदर अगर अपन बात करें तो जनरल अगर अपन बात करें, जो सेल होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है पादप कोशिका, एक होती है जंतु कोशिका, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात अपन यहां नहीं करें, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर आपको मैं बताऊं, जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी कोशिका भित्ति। इसको बोलते हैं अपन सेल वॉल। इसके जस्ट नीचे अपने को देखने को मिलेगी, उसको अपन बोलेंगे क्या? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होती है इसके जस्ट नीचे। इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो पादप अगर कोशिका, अगर मैं इस सेल को मान रहा हूं कि ये सेल किसकी है, पादप की सेल है, कोई पादप सेल मेरे पास में है, प्लांट सेल मेरे पास में है, तो उस केस में मैं ये बोलूंगा कि प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल होती है, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, और यहां पे इसके अंदर क्या होगा? केंद्रक या न्यूक्लियस होगा। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये होता है सेल के अंदर। अब न्यूक्लियस है कि नहीं है उसके आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। एक कोशिका जो होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी कोशिका जो होती है वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो अपने पास दो कोशिका हो गई, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको ये नहीं मिलेगा, ये बोले तो कौन? न्यूक्लियस जो है वो आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट मिलेगा, केंद्रक नहीं होगा। जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके अंदर न्यूक्लियस आपको वेल डिफाइंड, मतलब अच्छा खासा सुविकसित केंद्रक अपने को देखने को मिलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें डिफरेंस आप किस बेस पे करोगे? किसको प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलोगे, किसको आप यूकैरियोटिक कोशिका बोलोगे? तो अगर किसी कोशिका के अंदर आपको सुविकसित केंद्रक मिलता है तो वो कोशिका कौन सी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका। और जिसमें केंद्रक नहीं मिलता है वो कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जो मैंने बोर्ड भी बनाया है ये कौन सा सेल है? प्लांट सेल है, और मैंने इसके अंदर क्या बनाया है? न्यूक्लियस बनाया है। मतलब ये कैसी कोशिका हो गई है? यूकैरियोटिक कोशिका हो गई है। ये तो प्लांट सेल है। अगर आप एनिमल सेल की बात करोगे तो एनिमल सेल के अंदर आपको क्या नहीं मिलेगा? आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा, वरना आपको सेल वॉल देखने को मिलता है। तो पहली चीज अपने को ये क्लियर हो गई है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका जिसमें आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता है, और यूकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका जिसमें आपको सुविकसित केंद्रक देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने बोला कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दो टाइप की सेल है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस क्या हो गया? पादप कोशिका में सेल वॉल मिलता है जबकि जंतु कोशिका में नहीं मिलता। ये बात थी 11th क्लास के बेस की। अब बात आते हैं, कोई भी कोशिका होती है उसके केंद्रक में आपको उसका आनुवंशिक पदार्थ देखने को मिलेगा, और उस किसी भी सेल के अंदर आप जाओगे तो उसके अंदर उसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो कहां होगा? केंद्र के अंदर होगा आनुवंशिक पदार्थ। अब आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो या तो होता है डीएनए या हो सकता है आरएनए। मैक्सिमम जीवों की अगर मैं बात करूंगा तो उनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या मिलेगा आपको? डीएनए। और अगर आप वायरस की बात करते हो तो वायरस में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए। यानी अपने को ये क्लियर हो गया कि जो कोशिका है उसके केंद्र में आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? डीएनए होता है या आरएनए होता है? आरएनए किस में होगा? केवल वायरस के केस में आरएनए होगा, बाकी क्या होगा? डीएनए होगा। तो अपन चैप्टर का आज जो स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें? डीएनए की बात कर रहे हैं अपन। चलो करते हैं बात। तो डीएनए है क्या, कहां है, ये थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो
अभी मैंने केंद्र बताया, उस केंद्र के अंदर आप अगर बोलोगे कि आनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, तो आनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। ये न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ हो गया किसी भी सेल के अंदर। तो आनुवांशिक पदार्थ जो है किसी भी सेल के अंदर वो हो गया आपके पास में न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल हो गया। अब न्यूक्लिक अम्ल आपने वर्ड बोला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डीएनए और आरएनए, यानी डीएनए और आरएनए को आप एक साथ क्या बोल सकते हो? न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हो। यानी किसी भी सेल के अंदर आनुवांशिक पदार्थ दिया क्या हो सकता है? डीएनए और आरएनए हो सकता है, उनको एक साथ आप क्या बोल सकते हो? न्यूक्लिक एसिड। यानी अगर आप ये वर्ड काम में नहीं ले रहे हो कि डीएनए आरएनए, तो आप क्या बोल सकते हो? सीधा न्यूक्लिक एसिड उसमें होगा। अपने को बात किसकी करनी है इस चैप्टर के अंदर? डीएनए की करनी है, लेकिन थोड़ा बहुत इन दोनों को साथ में लेके अपन चलेंगे। पहला क्वेश्चन, डीएनए जो होता है, इस डीएनए की अगर मैं बात करूंगा तो इसका डीएनए का पूरा नाम क्या है? देखो, डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इसका पूरा नाम होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसे आरएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? आरएनए का पूरा नाम हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए का पूरा नाम हो जाएगा। तो डीएनए का पूरा नाम हो गया डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का नाम हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनका एक एक नाम और दे सकते हो आप। क्या दे सकते हो? इसका दूसरा नाम आप दे सकते हो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, और इसको आप क्या बोल सकते हो दूसरा नाम? इसको आप बोल सकते हो राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो दो नाम आपके पास में आ गए हैं। सबसे पहला नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड या राइबो न्यूक्लियोटाइड, और दूसरा नाम आपके पास में क्या आ गया? इसका दूसरा नाम आ गया डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपके पास आ गया। तो आपके पास पहला क्वेश्चन तो ये बन गया जनरल क्वेश्चन कि डीएनए और आरएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का नाम हो गया डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। आरएनए का क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये नाम हो गया। अब आपको यहां एक चीज समझ में आ रही है, अगर मैं इतना सा वर्ड लेऊं, देखो ये न्यूक्लियोटाइड, इधर लिया मैंने इतना वर्ड न्यूक्लियोटाइड, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों के अंदर आपको कॉमन वर्ड मिल रहा है क्या? न्यूक्लियोटाइड मिल रहा है आपको कॉमन वर्ड। यानी अपने को ये क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड है क्या, उसकी बात आप करोगे। तो अपन न्यूक्लियोटाइड क्या है उसकी अगर अपन बात करें, न्यूक्लियोटाइड किसको आप न्यूक्लियोटाइड बोलोगे? इसकी अगर आप बात करो, देखो सबसे पहली चीज जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर होगी वो आपके पास में है पेंटोज शुगर। दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड में होगा वो क्या है? नाइट्रोजनी क्षार। और तीसरा जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर होगा वो क्या है? फोस्फेट, PO4-3 फोस्फेट होता है ये। तो फोस्फेट आपको देखने को मिलेगा। इसको आप फोस्फेट भी बोल सकते हो, इसको आप फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो, जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि तीन चीज अपने पास में है, वो तीन चीज से मिलके क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। सबसे पहला क्या है आपके पास में? पेंटोज शर्करा। दूसरा क्या है? नाइट्रोजनी क्षार। तीसरा क्या है? फोस्फेट। तो आपके पास में सबसे पहला क्या आ गया डीएनए के अंदर? पेंटोज शर्करा। दूसरा नाइट्रोजनी क्षार, और तीसरा क्या आ जाएगा आपके पास में? फोस्फेट। इन तीनों के मिलने से जो संरचना बनती है उसको क्या बोलते हो आप? न्यूक्लियोटाइड आप उसको बोलोगे। अब ठीक है, ये क्लियर हो गया कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार और प्लस क्या हो जाएगा? फोस्फेट। इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब ये तो ठीक है कि न्यूक्लियोटाइड इन तीनों के मिलने से बनेगा, लेकिन अपने को सबसे पहले किसका पता होना चाहिए? पेंटोज शुगर का। पेंटोज शुगर है क्या? दूसरा नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से हैं? तीसरा फोस्फेट। इन तीनों की स्ट्रक्चर, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगी तब आप क्या बना पाओगे? न्यूक्लियोटाइड बना पाओगे आप। तो सबसे पहले अपन इनको पढ़ेंगे वन बाय वन कि पेंटोज शुगर क्या है, नाइट्रोजनी क्षार कौन से होते हैं, इनकी संरचना क्या होती है, फोस्फेट की संरचना क्या होती है। इन तीनों की संरचना पढ़ने के बाद आप क्या बनाओगे? न्यूक्लियोटाइड बनाओगे। ठीक है, उससे पहले एक वर्ड और अगर मैं डिस्कस करूं आपसे, एक वर्ड होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड
देखो आपको नाम से ही दिख रहा होगा क्या, साइड। साइड मतलब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें अपने पास दो चीजें आएगी, पहली पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर, और दूसरा इसमें क्या आएगा, नाइट्रोजनी क्षार। यानी आपने न्यूक्लियोसाइड बोला तो उस समय किसको साइड में किया, फॉस्फेट को साइड में किया है। तो याद रखने का तरीका हो गया कि फॉस्फेट को साइड में कर दो, किसमें से, न्यूक्लियोटाइड से, तो बचेगा वो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या है, पहला डिफरेंस आपका हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है आपका, न्यूक्लिक एसिड किसे बोलोगे, डीएनए और आरएनए को एक साथ क्या बोलोगे, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड बोलोगे। उसके बाद डीएनए का पूरा नाम, आरएनए का पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हो, आरएनए को राइबोन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपके पास, न्यूक्लियोटाइड किसको बोलोगे, न्यूक्लियोसाइड किसको बोलोगे, न्यूक्लियोटाइड किसको बोलोगे आप, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट, तीनों के मिलने से क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद अगर मैं न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट को साइड में कर देता हूं तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी क्षार। अब इन तीनों की वन बाय वन अपन स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। सबसे पहला अपने पास में, अपने को देखो तीन स्ट्रक्चर देखनी है, मैं लिख रहा हूं ऊपर वापस। न्यूक्लियोटाइड आपने बोला, इसमें तीन चीजें आपको पढ़नी है। सबसे पहली चीज आपको जो इसमें पढ़नी है वो क्या है, पेंटोज शुगर। दूसरा इसमें आपको पढ़ना है किसको, नाइट्रोजनी क्षार। और तीसरा आपको किसको पढ़ना है इसके अंदर, फॉस्फेट को। तीन चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहली चीज जो अपने को पढ़नी है इसके अंदर, पेंटोज शुगर की अपन बात कर लेते हैं। पेंटोज शुगर, सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं अपन, ये क्या है। अब देखो पेंटोज शुगर से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत जनरल बताऊं केमिस्ट्री का। आपने केमिस्ट्री में आईपीसी पढ़ी होगी, आईपीसी के अंदर कार्बन को रिलेटेड आपने कुछ बातें की थी। जैसे अगर कार्बन का नंबर 1 होता है तो आप उसको क्या बोलते हो, मैथ बोलते हो। कार्बन का नंबर 2 होता है तो उसको क्या बोलते हो आप, एथ बोलते हो। कार्बन का नंबर 3 होता है तब आप क्या वर्ड यूज करते हो, प्रोप। कार्बन का 4 होता है तब आप क्या यूज करते हो, ब्यूट। कार्बन का 5 होता है तो कौन सा वर्ड यूज करते हो आप, पेंट। 6 होता है तो हेप्ट, 7 होता है तो हेप्ट, 8 का ओक्ट, 9 का नॉन, 10 का डेक। ये वर्ड आप यूज करते हो। अपने को कौन सा चाहिए था, 5 का चाहिए था, मिल गया अपने को पेंटोज, है ना। तो पेंटोज वर्ड आया कहां से, है ना, यानी कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे इस शर्करा के अंदर। सबसे पहली चीज तो ये समझ में आ गई अपने को, 5 कार्बन आपको देखने को मिलेंगे। यानी ऐसी शर्करा, ऐसी शुगर जिसमें कितने कार्बन होंगे, 5। अब शुगर क्या है, थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए। शुगर कार्बोहाइड्रेट को ही बोला गया है। बायोमोलिक्यूल आपके 11th क्लास का एक चैप्टर है जीव अणु के नाम से, उसमें कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है। आप जब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हो, कार्बोहाइड्रेट जो है इसी को शर्करा बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट है इसी को क्या बोलोगे आप, शर्करा बोलोगे इसी को आप, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट तो अपने को यहां पढ़ना नहीं है, जनरल बता रहा हूं। सबसे छोटी शर्करा कार्बोहाइड्रेट की, अगर आप 1 कार्बन की बनाना चाहो नहीं बनती है, 2 की बनाना चाहो नहीं बनती है। सबसे छोटी शर्करा एक 3 कार्बन की बनती है, उसको बोलते हैं ट्रायोज शर्करा, ट्रायोज शुगर। अब ये क्यों नहीं बनती, उसका रीजन है जो 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स में अपन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहां इतना ही समझना है, सबसे छोटी शर्करा कितने कार्बन की बनती है, 3 कार्बन की बनती है, ट्रायोज उसको आप बोलोगे, ठीक है। अपने पास अपने को यहां कौन सी समझनी है, 5 कार्बन की शर्करा को अपने को समझना है, तो उसी को लेके बात करते हैं अपन, ठीक है। अब देखो आपने एक नाम सुना होगा, ग्लूकोज। ये वर्ड आपने सुना होगा, जो ग्लूकोज है इस वर्ड को आपने सुना होगा। ग्लूकोज कितने कार्बन होते हैं ग्लूकोज के अंदर, 6 कार्बन होते हैं। अब देखो जो मैं यहां आपको बता रहा हूं, 6 कार्बन, 6 कार्बन अगर किसी शर्करा में है तो ये रूल हमेशा फॉलो होगा। कौन सा, सबसे पहले आपको 6 कार्बन बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आपने बना दिए, ठीक है। तो सबसे पहले 6 कार्बन की एक चेन बना दिया आपने, उसके बाद सबसे ऊपर आप लगा देना CHO, और सबसे नीचे जो लास्ट कार्बन है उस पर लगा देना CH2OH, ठीक है। अब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह की एक टेबल दी हुई है आपके, जहां आईपीसी वाला चैप्टर है उसके अंदर क्रियात्मक समूह जहां चेन में होते हैं तो आप नंबर जो देते हो वो क्रियात्मक समूह की तरफ सबसे पहला नंबर दोगे आप। तो भाई ठीक है, ये समझ में आ गया कि क्रियात्मक समूह अगर किसी चेन में आ रहा है, श्रृंखला में आ रहा है कार्बन की में, तो कार्बन की श्रृंखला में जो क्रियात्मक समूह उस तरफ से आप 1 नंबर दोगे, यानी आप इसको 1 नंबर दे दोगे, इसको
2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 और इसको 6 नंबर। ये आपने नंबर दे दिए। ये जो मैं बता रहा हूं केवल कितने कार्बन पे अप्लाई होगा? 6 कार्बन की अगर शर्करा है तो उस पे ही अप्लाई होगा, ये है ना। ये ठीक है कि आपने पहले कार्बन पे CHO लगाया, दूसरे पे क्या लगाया, लास्ट पे क्या लगाया, CH2OH, ये सब में अप्लाई होगा। अब 6 कार्बन की अगर शुगर होती है तो उसमें आपको जो 3 नंबर कार्बन है उसको स्टार कर लेना है उस पे आपको। तो 3 नंबर कार्बन पे क्या कर लिया आपने? स्टार कर लिया। अब स्टार करने का मतलब क्या है? स्टार करने का मतलब ये है कि इसके आप लेफ्ट साइड में तो OH लगा दो, राइट साइड में क्या लगा दो? H। दोबारा बोल रहा हूं, 6 कार्बन आपने सीधे बनाए। अगर 6 कार्बन की कोई शर्करा है तो उसमें सबसे पहले ऊपर ही ऊपर CHO, एल्डिहाइड बोलते हैं, ये लगाओगे, नीचे क्या लगाओगे? CH2OH। इतना काम होने के बाद आप नंबरिंग दोगे, जिधर क्रियात्मक समूह उसको 1 नंबर मिलना चाहिए तो ऊपर से नंबरिंग आपने दे दी, 6 तक नंबरिंग दे दी। उसके बाद 6 कार्बन की अगर शर्करा है तो 3 नंबर पे क्या लगाएंगे? स्टार लगाएंगे। स्टार लगाने का मतलब लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे? OH, राइट में क्या लिखोगे? H। बाकी जितने भी कार्बन बच के उन सब के राइट साइड में क्या लिख दोगे आप? OH, और लेफ्ट साइड में क्या लिख दोगे आप? H उसके लिख दोगे। तो ये बन गई आपके पास संरचना। किसकी संरचना बन गई आपके पास में? ये ग्लूकोज की संरचना बन गई आपके पास में, 6 कार्बन का ग्लूकोज की रेखीय संरचना। कौन सी संरचना? रेखीय संरचना आपने बना ली। बट अपने को क्या 6 कार्बन की शर्करा चाहिए क्या? अपने को कौन सी चाहिए? 5 कार्बन की शर्करा चाहिए, पेंटोज शुगर, उसको समझते हैं। देखो, अपने को 5 कार्बन की बनानी है तो सबसे पहला काम, आप 5 कार्बन बनाओगे। ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। 5 कार्बन जैसे ही हो गया, सबसे पहला काम ऊपर क्या लगाओगे? CHO, लास्ट में क्या लगाओगे? CH2OH। अभी बताया मैंने, उसके हिसाब से आपने यहां भी ऊपर ही ऊपर CHO, नीचे क्या लगा दिया आपने? CH2OH। अब नंबरिंग दोगे जिधर क्रियात्मक समूह है तो 1 नंबर इसको दे दिया, 2 3 4 5, 5 नंबर मिल गए 5 कार्बन को। ठीक है, मिल गए। अब 3 नंबर पे स्टार लगाऊं क्या? नहीं लगाऊंगा। क्यों? 6 कार्बन है ही नहीं। मैं केवल 6 कार्बन है तभी ये स्टार लगा रहा हूं 3 पे। स्टार का मतलब लेफ्ट साइड बाई तरफ में OH लिखूंगा, दाई तरफ H लिखूंगा, बाकी बचे हुए कार्बन सारे पे राइट साइड में क्या लिख दूंगा? OH। लेकिन वो तो केवल 6 कार्बन पे अप्लाई होगा। यहां तो 5 कार्बन है मेरे पास में, तो 5 कार्बन तो वो रूल तो लगेगा नहीं। यानी आप सारे OH किधर लगा दोगे? सारे के सारे OH आप राइट साइड में लगा दोगे। तो ये लो, सारे के सारे OH आपने राइट साइड में लगा दिए और लेफ्ट साइड में क्या लगा दिया आपने? H लगा दिए। ये आपके पास बन गया 5 कार्बन का। ये लो, ये 5 कार्बन का क्या बन गया अपने पास में? पेंटोज शुगर बन गया 5 कार्बन का। लेकिन ये जो पेंटोज शुगर बना है आपके पास में, ये कैसा बना है? ये रेखीय बना है अपने पास में, यानी लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर संरचना बनी है पेंटोज की। लेकिन अपने को DNA को समझने के लिए लीनियर संरचना काम में नहीं आएगी। कैसी आएगी? इसकी अपने को रिंग स्ट्रक्चर चाहिए। अपने को इसको रिंग बनेगी, वो स्ट्रक्चर अपने को चाहिए। तो वो कैसे बनाएंगे, समझना बात को। आपने क्या किया? ये जो लिखा है CHO, इस CHO की अगर मैं बात करूं, CHO, इस CHO को आप और कैसे लिख सकते हो? इस CHO को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकता हूं मैं। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, 11वीं क्लास पढ़ी है आपने। तो मैंने CHO को चेंज करके लिख दिया। चलो मैं चेंज करके लिख देता हूं। मैंने कुछ नहीं किया है, CHO को चेंज करके लिख दिया। बाकी है ऐसा का ऐसा ही, सेम ही बना देते हैं अपन। जो अपन ने पेन पीछे यूज किया है वैसा ही यूज कर लेते हैं। कार्बन इधर O है, इधर क्या है? H है। उसके बाद कार्बन बनाने हैं आपको 3 4 और 5। लास्ट वाला कार्बन, लास्ट वाले कार्बन में क्या लगा हुआ है? CH2OH है, जैसा का जैसा लिख दिया। ठीक है, अब बाकी जो बचे हुए हैं वो ऐसे कैसे लिख दो। ये लो, OH OH OH, इधर क्या लिखोगे? H H H। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने केवल और केवल जो क्रियात्मक समूह था उसको चेंज करके लिख दिया। मैंने क्रियात्मक समूह को चेंज करके लिखा और कुछ नहीं किया मैंने, वैसा का वैसा मैंने बना दिया। अब क्या होगा सुनना। अगर मैं यहां से, जो ऊपर आपको डबल बॉन्ड O दिख रहा है, अगर मैं यहां से एक बॉन्ड हटा देता हूं,
इस बॉन्ड को अगर मैं हटा देता हूं, अब आपको पता है कि कोई भी बंध या बॉन्ड जब बनता है तो वो किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर वाला देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाला देगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तब क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। यानी यहां पे जो आपने बॉन्ड बनाया है, यहां पे जो आपने बॉन्ड बनाया था, जो आप डबल बॉन्ड बता रहे हो, ये जो बॉन्ड बन रही है, एक इलेक्ट्रॉन इससे आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इससे आ रहा है, आपने किया क्या? आपने केवल इस बॉन्ड को हटाया है। कौन से को? ऊपर वाले बॉन्ड को हटाया है आपने, इस ऊपर वाले बॉन्ड को हटाया है आपने, एक बॉन्ड को हटाया है आपने, ठीक है ना? पूरा हट रहा है, गड़बड़ हो रहा है ना काम। केवल एक ही बॉन्ड उठाना है, ये ध्यान रखना है, दोनों बॉन्ड नहीं उठाएंगे अपन, ठीक है? ये एक ही बॉन्ड उठाएंगे आप। ये इधर बॉन्ड था एक तो, और ये दो बॉन्ड किधर है? इधर है। आपने केवल एक बॉन्ड उठाया, इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूं ना, ये बॉन्ड उठा दिया आपने। ये बॉन्ड उठाओगे तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, सीधी सी बात है। बॉन्ड टूटते दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, यहां से आपने क्या किया? देखो यहां OH जो है, ये OH, इसके बीच में भी तो क्या है? बॉन्ड है ना? बिल्कुल है। मैं अगर इस बॉन्ड को भी उठा दूं तो O का इलेक्ट्रॉन O के पास, H का H के पास चला जाएगा। यानी इसकी अगर अपन बात करें, यहां पर अपन बात अगर करें, यहां पे जो OH है, मैं उसको इस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है? तो बॉन्ड जैसे तोड़ा, O का इलेक्ट्रॉन O के पास, H का H के पास, या आपने बॉन्ड को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, यहां से बॉन्ड गायब कर दिया आपने, ठीक है? ठीक है, बॉन्ड गायब कर दिया अपन ने इसमें, यहां से ये ऑक्सीजन, बॉन्ड को गायब कर दिया। बॉन्ड गायब होते ही इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। 4 नंबर पे कर रहा हूं मैं ये काम, ठीक है? अब देखो, अब क्या होगा? अब ये हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके किसके पास चला जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ठीक है? तो ये इसके पास चला गया, क्लियर? उसके बाद क्या बचा आपके पास में? ओ बचा आपके पास में। इधर से अगर मैं इसकी बात करूं, ये अपने पास में है, केवल अपन ने ये बॉन्ड तोड़ा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इसके पास। अब ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन था, इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन था, ये इसके पास चला गया, ठीक है? अब ऑक्सीजन बचा, और क्या बचा? कार्बन बचा। तो जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। यानी अपनी जो अलग अगली स्ट्रक्चर आएगी वो कैसी आएगी अपनी? समझना बात को, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पूरी चीज को ढंग से समझना इसको। सबसे पहले क्या करोगे? 5 कार्बन, 5 कार्बन की क्या बनाओगे आप? एक चेन बनाओगे। ये आपने 5 कार्बन की चेन बनाई। उसके बाद क्या करोगे? सबसे ऊपर वाले पे एल्डिहाइड और सबसे नीचे वाले पे क्या लिखोगे? CH2OH। अब क्रियात्मक समूह जिधर है उधर नंबरिंग दे दो, तो ये हो गई आपके पास में नंबरिंग, 5 नंबरिंग हो गई आपके पास में। अब 6 वाला रूल लगेगा नहीं, 3 नंबर पे स्टार वाला, तो सारे के सारे OH किधर लिख दोगे आप? राइट साइड में सारे के सारे OH अपन लिख देंगे, और H किधर आ जाएंगे? लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। ये लेफ्ट साइड में लिख दिया मैंने। ये बन गई आपके पास किसकी स्ट्रक्चर? पेंटोज की स्ट्रक्चर। कैसी संरचना बनी है पेंटोज की? ये रेखीय संरचना अपने पास ये पेंटोज की बन गई। अब हमने क्या किया? रेखीय अपने को चाहिए नहीं, अपने को तो कैसे चाहिए? रिंग संरचना चाहिए अपने को, तो इसको मैंने चेंज करके लिख दिया, इसको मैंने चेंज करके इस तरह से लिख दिया मैंने, ठीक है? ये मैंने चेंज करके लिख दिया। बाकी कार्बन जो है उनको ऐसा का ऐसा ही लिख दिया मैंने। ये 5 कार्बन लो, लास्ट वाला क्या है? CH2OH। अब जितने भी OH है सारे के सारे किधर हैं? राइट साइड में, उनको ऐसा का ऐसा लिख दिया। 4 नंबर वाला इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के लिख रहा हूं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ओके, अब क्या किया आपने? उसके बाद आपने यहां से जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आपने क्या किया? यहां से हटा दिया। इस बॉन्ड को उठाया तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। यानी अगली जो आई आपके पास ये स्ट्रक्चर, वो कैसी आई है आपके पास में? ये ऑक्सीजन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन, जब आपने बॉन्ड ब्रेक किया है तो। क्लियर बात? अब
यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन भी इनके पास आ गया, बॉन्ड तोड़ दिया ये वाला भी आपने। अब ये ऑक्सीजन तो इस हाइड्रोजन के साथ में बाइंड अप हो जाएगा, तो इसके साथ बाइंड अप हो गया, ये बाहर निकल गया, इसको मैं बाहर कर रहा हूं यहां से, ये बाहर हो गया ऑक्सीजन इसके साथ। अब यहाँ पे क्या था आपके पास में, ऑक्सीजन था। अब इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच जो इलेक्ट्रॉन है आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। यानी आपको रिंग देखो ये समझ में आ गया अब कि 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन के बीच में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन होना चाहिए। तो चलो पहले मैं इस ऑक्सीजन को बना देता हूं। अब 1 नंबर और 4 नंबर के बीच होना चाहिए, ठीक है, तो इसको 1 नंबर बोल दो, इसको क्या बोल दो, 4 नंबर बोल दो। अब एक बात बताना, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन किस में आते हैं, रिंग में आते हैं। देखो रिंग बन गई ये, ऑक्सीजन 1 और 4 के बीच है, बिल्कुल 1 और 4 के बीच क्या है, ऑक्सीजन, सही है अपना। तो ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, यानी 4 कार्बन की तो रिंग बन गई। 5वां बाहर है, और बाहर जो होता है उसको बल्कि ग्रुप बोलते हैं। बल्कि ग्रुप जो होता है वो हमेशा कहां होता है, वो रिंग से बाहर होता है। तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे, ये बाहर हो गया रिंग से, क्लियर है बात। तो ये आपके पास में इसको आपने बना दिया। अब देखो OH बचे हैं, H बचे हैं, क्या होगा, पहले कार्बन पे अगर आप बात करोगे तो पहले कार्बन पे देखो यहाँ पे एक बॉन्ड था, यहाँ पे एक बॉन्ड था, ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन इसके साथ में आया था। तो यहां जो राइट साइड में OH होंगे, वो राइट साइड में जितने भी OH होते हैं उनको लिखते हैं अपन नीचे। तो राइट साइड वाले OH जो है उनको लिखते हैं नीचे। तो 1 नंबर पे OH है, मैंने लिख दिया नीचे। 2 नंबर पे OH है क्या, है, ये भी मैं लिख दूंगा नीचे। 3 नंबर पे है क्या, है, ये भी मैं नीचे लिख दूंगा। 4 पे है क्या, 4 पे नहीं है, 4 वाला तो 1 और 4 के साथ में ये बीच में है, ठीक है। अब 4 के ऊपर बल्कि ग्रुप आ गया ना, रिंग से बाहर है, बाहर बना दिया मैंने इसको। ये आपके पास बन गया रिंग वाली स्ट्रक्चर, किसकी, पेंटोज की। तो ये आपने बना दिया पेंटोज का रिंग वाला स्ट्रक्चर। अब काम की बात क्या है, आप जब रिंग वाली स्ट्रक्चर बनाते हो तो जो राइट साइड में OH है उनको रिंग से नीचे लिखते हो, इसको बोलते हैं अल्फा। तो ये हो गया अल्फा पेंटोज। आपको 1 नंबर वाले कार्बन को देखना, उसको देख के आप ये बोल सकते हो कि 1 नंबर कार्बन जो होता है उस पे अगर OH नीचे होता है रिंग से तो उसको अल्फा बोलता हूं, अगर ऊपर होता है तो उसको क्या बोलता हूं, मैं बीटा बोलता हूं। क्लियर इतनी बात, ये वाली चीज समझ में आई। इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार ढंग से देख लेना। हमने क्या किया है, अपने पास सबसे पहले क्या था, अपने पास सबसे पहले कार्बन, यहां पे क्या था, डबल बॉन्ड O था, सबसे पहले ये था अपने पास में, ठीक है। इसी को चेंज करके मैंने क्या लिखा, ये लिखा मैंने C डबल बॉन्ड O और H मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। इधर 4 नंबर पे क्या है, OH आपके पास में है। अब क्या किया आपने, यहां से इस बॉन्ड को रिमूव किया, एक को रिमूव करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों के इलेक्ट्रॉन आ गए, ये रिमूव हो गया, यहां से एक बॉन्ड गया यहां से, ठीक है, एक बॉन्ड बचा है। अब यहां से जो इन दोनों के बीच बॉन्ड था ये भी आपने तोड़ दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इसके पास। अब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन से मिलता है, तो यहां क्या बन जाएगा, OH। ये आपने OH बनाया, मैं बना रहा हूं इसको OH, ये बन गया आपके पास OH, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन O वाला और कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन बच गया, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, ये आपस के अंदर जुड़ जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो यानी 1 और 4 के बीच ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, रिंग बना ली, तो 4 ही कार्बन रिंग में आ गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 यार रिंग के अंदर, ये रिंग बना दिया आपने। अब जो राइट साइड में OH होते हैं उनको रिंग से नीचे लिखते हैं, तो 1 नंबर पे जो OH है उसको रिंग से नीचे लिखा, 2 पे OH है उसको रिंग से नीचे लिखा, 3 पे OH है उसको रिंग से नीचे लिखा, 4 पे तो है ही नहीं, दोनों के बीच में आ रहा है। अब रिंग से बाहर जो कुछ भी होगा हमेशा रिंग के ऊपर लिखा जाएगा वो, तो आपने 4 के ऊपर लिख दिया, ये 5 नंबर आपने यहां लिख दिया। ये बन गया पेंटोज की संरचना। और रिंग से नीचे होता है, 1 नंबर को देखिए बताना है, अगर रिंग से नीचे OH क्या लिखोगे, अल्फा। अगर यही OH मान लो ऊपर होता तो मैं क्या लिखता इसको, मैं इसको बीटा लिखता, बीटा पेंटोज, ये लिखता मैं इसको। इतनी बात क्लियर है। तो आपको ये समझ में आ गया कि पेंटोज की संरचना कैसी होती है। फाइनल अपन ने क्या बनाया, अपन ने पेंटोज की संरचना बना ली। 1 और 4 के बीच अपने पास में ऑक्सीजन है, ये अपन ने लिखा इधर, इस कार्बन को 1, इसको लिखा अपन ने 4, ठीक है। अब 1 पे क्या था आपके पास में, OH, नीचे लिख दिया, नीचे था तो आपने इसको नीचे लिखा, राइट साइड में था नीचे लिखा है। 2 पे भी क्या था, राइट साइड में नीचे लिख दिया। 3 पे भी कहां था, राइट साइड में नीचे लिख दिया। 4 पे था क्या, नहीं था, लेकिन बल्कि ग्रुप जो होता है वो हमेशा रिंग से बाहर लिखा जाएगा, तो ये आपने बनाया था। ये जो था इसको आपने बोला 1 को देख के अगर एक कार्बन पे
पहले कार्बन पे OH नीचे होता है तो आप उसको अल्फा बोलते हो, तो ये आपने अल्फा बनाया। अब देखो पेंटोज वर्ड ना बोल के इसको एक नाम और देते हैं, इसको आप राइबोज वर्ड दे सकते हो, राइबोज शुगर इसको बोलते हैं। तो यहां पे कौन सा बन गया, अल्फा राइबोज शुगर आपने बना लिया। अब डीएनए और आरएनए की जब बात करोगे ना तो अल्फा काम में नहीं आता, बीटा काम में आता। तो बीटा क्या होता है, बीटा में कुछ नहीं होता, केवल एक नंबर वाला जो OH आपने नीचे लिखा था उसकी पोजीशन कहां हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। ये लो ऊपर कर दिया आपने। 2 नंबर वाली सेम की सेम रहेगी, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, केवल एक नंबर वाले में आपने चेंज किया है, CH2OH ये आपके पास में आ गया। एक नंबर पे OH अगर ऊपर होता है तो मैं उसको क्या लिखता हूं, बीटा लिखता हूं। तो ये बन गया क्या, बीटा राइबोज शुगर। तो आप सबको ये समझ में आ गया कि बीटा राइबोज शुगर है जो किसमें काम में आएगा, डीएनए और आरएनए के अंदर जब आप न्यूक्लियोटाइड बनाते हो तो उसमें कौन सी शुगर काम में आती है, बीटा राइबोज शुगर काम में आती है। बट लिखने में अपन ऐसा लिखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जब बनता है तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन क्षार प्लस फॉस्फेट होते हैं। तो पेंटोज शुगर जो है वो एक्चुअल में कौन सी है, बीटा राइबोज शुगर जो काम में आएगी अपने को डीएनए और आरएनए के अंदर। ये सबको क्लियर हुआ कि पेंटोज शुगर में बीटा राइबोज कैसे बनता है। ठीक है, एक बात अपने को क्लियर होगी बीटा राइबोज वाली। अब नेक्स्ट दूसरा अपन ने क्या पढ़ना है, दूसरा अपने को पढ़ना है नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक नाइट्रोजनी क्षार जो होता है उसको बोलते हैं प्यूरिन, दूसरा नाइट्रोजनी क्षार जो होता है उसको बोलते हैं पिरीमिडीन। तो दो टाइप के नाइट्रोजनी क्षार हो गए, प्यूरिन और पिरीमिडीन। प्यूरिन जो नाइट्रोजनी क्षार है इसके अंदर आपको दो चीजें पढ़नी है। उससे पहले जनरल इसकी जानकारी अगर अपन बात करें, प्यूरिन जो होता है इसमें कितनी रिंग देखने को मिलेगी, 2 रिंग मिलेगी, 5 कार्बन और 4 क्या मिलते हैं, नाइट्रोजन मिलते हैं। इधर पिरीमिडीन की बात करोगे इसमें आपको रिंग केवल 1 देखने को मिलेगी और इसके अंदर 4 कार्बन और नाइट्रोजन कितने होते हैं, 2 देखने को आपको मिलेंगे। तो ये जनरल हो गया कि 2 रिंग होती है प्यूरिन में, पिरीमिडीन में 1 रिंग होती है। ठीक है, ये आपने बोल दिया। पिरीमिडीन जो होता है उसके अंदर कार्बन कितने, 4, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, जबकि प्यूरिन के अंदर 5 कार्बन और 4 नाइट्रोजन। ठीक है, तो पहले तो इनको बनाओ आप, रिंग बनाओ, 2 रिंग होती है ना, तो 2 रिंग बनाओ आप। ये आपने 2 रिंग बनाई, ये पहला रिंग आपको बेंजीन बनाना है, सीधा बेंजीन बना दिया आपने। अब दूसरा रिंग बनाओ तो क्या करना, यहां से एक लाइन खींचना, यहां से एक लाइन खींचना, इसके एन लगा देना, इसके एन लगा देना, फिर इसको मिला देना, ये दूसरी रिंग बन गई। ठीक है, इधर बॉन्ड एक को छोड़ के एक, ये एक बनाया, एक को छोड़ा, ये एक, फिर एक को छोड़ा, ये एक। क्लियर सबको, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाओगे आप, इधर अंदर की साइड बनाओगे, मैंने बाहर बना दिया। ठीक है, ये रिंग हो गई दो रिंग हो गई। अब कार्बन 5 है, नाइट्रोजन कितने हैं, 4, तो 4 नाइट्रोजन आपको लगाने। एक नाइट्रोजन तो यहाँ होता है, एक नाइट्रोजन यहाँ होता है, तो ये एक नाइट्रोजन तो यहाँ हो गया, एक हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 नाइट्रोजन थे बिल्कुल। कार्बन 1 2 3 4 5, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4, 4 नाइट्रोजन। सही है अपनी बात, बिल्कुल सही है। 2 रिंग हो गई प्यूरिन के अंदर, इसकी स्ट्रक्चर अपन ने देख ली। पिरीमिडीन में 1 रिंग होती है, तो 1 रिंग बना दो, ये लो 1 रिंग बनाई आपने, 1 रिंग होती है। अब इसमें नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, वही सेम जगह नाइट्रोजन के लिए, एक नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया और दूसरा यहाँ पे हो गया। 2 नाइट्रोजन, कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 और 4। ठीक है, वही बॉन्ड वाला सिस्टम इसमें हो जाएगा, एक को छोड़ के। यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे कर दो फिर अगला बॉन्ड। तो ये आपके पास में रिंग बन गई प्यूरिन की और पिरीमिडीन की। क्या किया हमने, नाइट्रोजनी क्षार 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरीमिडीन। प्यूरिन में कितनी रिंग होती है, 2 रिंग, जिसमें 5 कार्बन और 4 नाइट्रोजन होते हैं। पिरीमिडीन के अंदर 1 रिंग, जिसमें 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं। 2 रिंग मैंने इधर बना दी, 1 रिंग मैंने इधर बना दी। ठीक है, अब प्यूरिन जो होते हैं इसके अंदर, प्यूरिन की आप बात करोगे तो इसके अंदर 2 चीजें हैं। एक होता है प्यूरिन के अंदर एडिनिन और दूसरा प्यूरिन के अंदर होता है गवानिन। एडेनिन को ए से और गवानिन को जी से प्रदर्शित किया जाता है। तो प्यूरिन के अंदर 2 नाम हो गए, एडेनिन ए, गवानिन जी। पिरीमिडीन की बात करोगे इसमें 3 नाम होते हैं। पहला नाम, सबसे पहला नाम जो पिरीमिडीन में आएगा, साइटोसिन, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पिरीमिडीन में जो आएगा यूरेसिल, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट
तीसरा जो इसमें आता है उसको बोलते हैं थाइमीन, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे टोटल नाइट्रोजनी क्षार कितने होते हैं, 5 हो गए। पहला प्यूरिन, दूसरा प्यूरिन के अंदर पहला क्या हो गया एडेनिन, दूसरा क्या हो गया गवानीन, तीसरा साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। सीधा अगर पूछे नाइट्रोजनी क्षार कितने होते हैं तो क्या आंसर दोगे, 5 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। कौन कौन से, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। अलग से पूछ लिए प्यूरिन के नाइट्रोजन क्षार कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन जो होगा उसमें कितनी रिंग होगी, 2 रिंग होती है प्यूरिन के अंदर। पिरिमिडिन में कितनी रिंग होगी, 1 रिंग होगी। 2 रिंग में 5 कार्बन और 4 नाइट्रोजन, पिरिमिडिन के अंदर 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन। ये आपको देखने को मिलेगा, ये रिंग आपने बनाई है यहाँ पे। अब अपने को समझना है एडेनिन की संरचना कैसी होती है, गवानीन की कैसी होती है, साइटोसिन की कैसी होती है, यूरेसिल कैसी होती है, थाइमिन की कैसी होती है। आपको कुछ नहीं करना, इसी के अंदर देखना है। देखो इसमें देखने से पहले इनके एक नाम है आईपीसी जो आपको याद करने हैं, वो मैं लिख रहा हूं। आपने 5 नाम लिखे। सबसे पहला नाम क्या लिखा आपने, एडिनिन। दूसरा आपने क्या लिखा था, गवानीन। तीसरा क्या लिखा था, साइटोसिन। नेक्स्ट कौन सा लिखा था, यूरेसिल। और लास्ट आपने लिखा था क्या, थाइमीन। अब ये है क्या, ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, ये दोनों प्यूरिन हैं। ये तीनों क्या हैं, पिरिमिडीन है। तो ये पिरिमिडीन के 3 नाम लिख दिए, प्यूरिन के आपने 3 नाम लिख दिए। और ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपन ने पढ़ा है क्या है, ये दोनों नाइट्रोजनी क्षार हैं। तो नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर एडेनिन और गवानीन, पिरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। ये आपके पास में हो गया, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन। हो गया, ठीक है। अब इनके आपको आईपीसी नाम है जो आपको याद रखने, ये नाम याद होंगे तभी आप इनकी स्ट्रक्चर बना पाओगे, वरना आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। सबसे पहला जो एडेनिन है, इसमें आपको याद रखना है 6 एमिनो प्यूरिन। क्या याद रखोगे, 6 एमिनो प्यूरिन। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा, इसमें क्या याद रखोगे, 6 ऑक्सो 2 एमिनो प्यूरिन। तो ये हो गया 6 ऑक्सो 2 एमिनो प्यूरिन। उसके बाद अगला, अब देखो 2 पे खत्म हुआ है तो 2, फिर 2 ऑक्सो 4 एमिनो। अब ये किसकी बात हो रही है, पिरिमिडिन की बात हो रही है ये, तो इसमें आप क्या लिख दोगे, पिरिमिडिन लिख दोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, आपने 2 ऑक्सो 4 एमिनो लिख दिया इसके अंदर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 4 डाई ऑक्सो पिरिमिडीन, अगला नाम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेम 2 4 डाई ऑक्सो, सेम एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, 5 मिथाइल पिरिमिडीन। बस ये 5 नाम आपको अगर याद हैं तो आप इन 5 की स्ट्रक्चर बता सकते हो चुटकियों में। आपकी बीएससी नर्सिंग में इतना लेंथी क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या बोला, नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर एडेनिन और गवानीन, पिरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। एडेनिन का नाम क्या हो जाएगा, 6 एमिनो प्यूरिन। गवानीन का क्या हो जाएगा, 6 ऑक्सो 2 एमिनो प्यूरिन। उसके बाद साइटोसिन का क्या होगा, 2 ऑक्सो 4 एमिनो पिरिमिडीन। उसके बाद यूरेसिल का क्या होगा, 2 4 डाई ऑक्सो पिरिमिडीन। थाइमीन का क्या होगा, 2 4 डाई ऑक्सो 5 मिथाइल पिरिमिडीन। ये नाम अपने को याद है, ठीक है, अपन मान के चले अपने को याद है। अब अपने को इन दोनों की स्ट्रक्चर बनानी है। देखो आपने 2 रिंग बनाई थी, ये पहला रिंग और ये आपने बनाया था दूसरा रिंग। ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, एक को छोड़ के इसको छोड़ दो, यहां लगा दो, इसको छोड़ दो, यहां लगा दो। ये था प्यूरिन का, 5 कार्बन 4 नाइट्रोजन। पिरिमिडीन के अंदर क्या था, पिरिमिडीन में केवल एक ही था, एक ही रिंग था। ये एक ही रिंग बना रहे हैं अपन, ये अपन ने एक ही रिंग बनाया है। ये डबल बॉन्ड यहां लगाया तो दूसरा यहां, उसके बाद यहां, दोनों रिंग बना दिया आपने। ऊपर वाली किसकी है, प्यूरिन की, नीचे वाली किसकी है, पिरिमिडीन की। अब नाम कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहला नाम, प्यूरिन वाली रिंग के अंदर 2 नाम लिखने हैं आपको। पहला नाम क्या लिखोगे, एडेनिन का, तो एडेनिन में क्या है, 6 एमिनो। अब देखो 6 नंबर पे, अब नंबर पता ही नहीं है अपने को, नंबर लगाएंगे कहां से अपन। नंबर का तरीका क्या है, प्यूरिन के अंदर सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए का मतलब यहां होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी प्यूरिन वाली रिंग में जो भी आप नंबरिंग दोगे वो एंटी क्लॉकवाइज दोगे। अब देखो क्लॉकवाइज कैसा होता है, ऐसा होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा, ऐसा होगा, सीधी सी बात है। तो ये 1 नंबर,
ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी, मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी अपन ने। एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करनी है। एंटी क्लॉकवाइज में यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे आप इस जगह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्यों एंटी क्लॉकवाइज? एंटी ये कैसा है? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, इसको आप इसने इधर घुमाया, इधर घुमाना है आपको, ठीक है ना। तो यहां से आपने स्टार्ट किया, देखो यहां से ये एंटी क्लॉकवाइज तो घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें पहला नाम क्या आ रहा है? पिरामिड में पहला नाम क्या आ रहा है? सी। सी का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में नंबरिंग कैसे होती है? ऐसी होती है क्लॉकवाइज में। तो इसमें नीचे से करोगे 1 2 3 4 5 और 6। ये लो, उसमें यहां से की थी, इसमें नीचे से। इसमें क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और इसमें कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। ये आपने नंबरिंग कर दी। अब देखो 6 एमिनो, 6 नंबर पे एमिनो, 6 कहां? ये रहा। एमिनो को क्या बोलते हैं? NH2 को क्या बोलते हैं? एमिनो। तो 6 एमिनो, 6 पे एमिनो लगा दिया आपने, प्यूरिन। प्यूरिन हो गई, ये हो गया एडेनिन का नाम। उसके बाद दूसरा नाम क्या है? 6 ऑक्सो। 6 ऑक्सो। ऑक्सो किसको बोलते हैं? सी डबल बॉन्ड ऑक्सो होता है 6 नंबर पे ऑक्सो। 6 नंबर कहां? यहाँ, ये रहा। ये लो डबल बॉन्ड हो, सी तो यहाँ है ही आपके पास में डबल बॉन्ड हो, तो ये हो गया 6 ऑक्सो। फिर 2 एमिनो, 2 नंबर पे एमिनो, मतलब क्या लगा दोगे? NH2। ये बन गया, दूसरी का संरचना बन गई। उसके बाद तीसरी क्या है? साइटोसिन। साइटोसिन में क्या काम आएगा? पिरिमिड नीचे वाली रिंग काम में आएगी। 2 पे ऑक्सो, 4 पे एमिनो। 2 ये रहा, 2 पे ऑक्सो, 4 पे क्या है? एमिनो। ये NH2 लगा दिया आपने, ये नाम बन गया। उसके बाद यूरेसिल में 2 4 डाई ऑक्सो, 2 पे भी ऑक्सो है, 4 पे भी क्या है? ऑक्सो। ये डबल बॉन्ड ओ ही है, ये बन गया। फिर 2 4 डाई ऑक्सो सेम, 5 पे एक्स्ट्रा क्या लगाया इसने? मिथाइल लगा दिया। ये पांचों संरचना बन गई। कितनी इजी है देखना, दोबारा देखना आप। सबसे पहला नाम, पांचों बनाई देता हूं मैं ताकि आपको ढंग से क्लियर हो जाए। ये नाइट्रोजन, इधर डबल बॉन्ड, इधर है, इसको छोड़ा, यहां लगाया, इसको छोड़ा, यहां लगाया। यहां लगाया, इसको छोड़ूंगा, यहां लगाऊंगा, इसको छोड़ूंगा, यहां लगा दूंगा। ये नाम मैं लिख रहा हूं किसका? पहला नाम एडेनिन का, दूसरा नाम गवानीन का। ये गवानीन, इसको क्या बोला था? एडिनिन। ठीक है। उसके बाद 3 स्ट्रक्चर अपने पास में आएगी, और ये पहली मान लो, ये दूसरी, ये तीसरी। ठीक है। वही बॉन्ड वाले सिस्टम इस पे लगा रहे हो, इस पे नहीं लगाओगे, एक को छोड़ के लगाओगे। ठीक है। तो ये जो है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, 3 नाम हो गए। पहला क्या था? साइटोसिन। दूसरा क्या था? यूरेसिल। और तीसरा क्या था? थाइमिन। ये नाम आपको लिखने हैं, 3 5 संरचना आपको बनानी है। प्यूरिन की 2 रिंग होती है, 2 रिंग बनाई मैंने। पिरिमिडिन में 1 रिंग होती है, 1 बनाई मैंने। ठीक है। अब नंबरिंग, प्यूरिन में पहला वर्ड एडेनिन आ रहा है। एडेनिन मतलब क्या बोलोगे इसको? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करोगे। क्लॉकवाइज ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा आपके पास में? ये वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी आपको ऐसे नंबरिंग करनी है, ऐसे करनी, यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज होता है, तो यहां से स्टार्ट कर दो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये नंबरिंग हो गई। अब नाम अगर आपको याद है एडेनिन का, 6 एमिनो प्यूरिन, 6 नंबर पे क्या लगाया था? NH2। डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल ही है यहाँ पे। 6 नंबर पे क्या लगाया था? फिर डबल बन गया, ये था 6 नंबर। 6 नंबर पे क्या लगाया था? NH2। तो 6 एमिनो प्यूरिन बन गया एडेनिन। उसके बाद गवानीन में क्या था?
गवानीन के अंदर आपके पास में क्या था 6 ऑक्सो, 6 पे ऑक्सो था, ऑक्सो को डबल बॉन्ड ओ से लिखते हैं अपन, है ना, ऑक्सो होता है सी डबल बॉन्ड ओ, अब सी तो है ही चेन के अंदर, डबल बॉन्ड ओ लिख दिया मैंने सीधा, 6 ऑक्सो 2 एमिनो प्यूरिन, ये बन गया गवानीन। इधर आओ, इसमें पहला नाम क्या था, आपने क्या लिखा था इसके अंदर नाम 2 ऑक्सो, 2 पे ऑक्सो, पहले 2 पे ऑक्सो लगाया, फिर क्या लिखा था 4 एमिनो, 4 पे क्या लगाया था NH2, ये नाम बन गया 2 ऑक्सो 4 एमिनो, पिरिमिडिन साइटोसिन को बोलते हैं। फिर 2,4 डाई ऑक्सो, 2 पे भी ऑक्सो 4 पे भी ऑक्सो, 2,4 डाई ऑक्सो पैरिमिडिन बन गया यूरेसिल। फिर 2 पे भी ऑक्सो 4 पे भी ऑक्सो, 2,4 डाई ऑक्सो, और 5 में क्या था मिथाइल, तो 2,4 डाई ऑक्सो 5 मिथाइल और पायरिमिडीन, ये बन गया किसका थाइमिन का। तो पांचों की स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। तो आपको क्लियर हो गया, पेंटोज शुगर में अपन ने बना ली, मतलब बीटा राइबोसगाम में आएगी वो बना ली अपन ने। दूसरा नाइट्रोजन क्षार कितने टाइप के होते हैं 5 प्रकार के, बना लिए सारे अपन ने। उसके बाद नेक्स्ट एक बच गया अपने पास में लास्ट, क्या बच गया अपने पास में लास्ट, फॉस्फेट अपने पास में लास्ट बच गया। और इसी को अपन ने क्या बोला था, फॉस्फोरिक एसिड भी अपन इसको बोल सकते हैं, फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो H3PO4 होता है। अब देखो मैंने यहां बीच में लिखा P, इधर लिखा डबल बॉन्ड O, इधर लिखा OH, इधर लिखा OH, इधर लिखा OH। देखो H गिनो 1 2 3, H3 P1 है क्या, P1 है, ये P1। फिर O कितने 4, 1 2 3 और 4, ठीक है, मतलब अपना सही है H3PO4, 4 हो गए, ये बन गई आपकी फॉस्फेट की संरचना। अब ये तो एक अकेला फॉस्फेट है, जो अकेला फॉस्फेट होता है इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। आपने बायो में जो आपका रेस्पायरेशन और प्लांट रेस्पायरेशन वाला चैप्टर है या जो फोटोसिंथेसिस वाला है, वहां कई जगह आपने ये वर्ड देखा होगा, आईपी लिखा हुआ होता है। उस आईपी का मतलब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से सिंगल फॉस्फेट जो होता है वो आईपी को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं 2 फॉस्फेट बना दूं, मान लो एक इधर और बना दूं, मैंने एक फॉस्फेट इधर और बना दिया, मान लो ये लो मैंने इधर एक और बना दिया, जब 2 फॉस्फेट पास में आते हैं तब क्या होगा समझना, ये 2 फॉस्फेट पास में आए तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, H2O, जल बाहर निकलेगा, H2O निकल गया बाहर, निकाल दो, क्या बचा, केवल ऑक्सीजन बचा, केवल एक ऑक्सीजन बचा है आपके पास में, ये लो केवल एक ऑक्सीजन बच गया। तो वो 2 फॉस्फेट जुड़ गए ना यहाँ पे आपके पास में, 2 फॉस्फेट जुड़ गए आपके पास में, और 2 फॉस्फेट जब जुड़ते हैं उसको बोलते हैं PPI, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट, ये हो गया पायरोफॉस्फेट जब 2 फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं। अकेला अगर है P डबल बॉन्ड O, इधर एक OH, इधर एक OH, इधर एक OH, अकेला अगर फॉस्फेट है इसको क्या बोला आपने, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अकेले फॉस्फेट को IP इसको बोलते हैं। 2 फॉस्फेट जुड़ गए तो क्या बोला आपने, PPI पायरोफॉस्फेट। क्लियर है, आपको तीनों चीज क्लियर हो गई है। देखो सबसे पहला अपन ने क्या पढ़ा, कोई भी कोशिका होती है, कोशिका 2 टाइप की, 2 प्रकार की, पहली प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होगा क्या, नहीं होगा। यूकैरियोटिक में कोशिका में केंद्रक सुविकसित होगा। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका 2 टाइप की, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है, जंतु कोशिका में नहीं मिलती। अपने को बात करनी है केंद्र की। केंद्र के अंदर आनुवांशिक पदार्थ जो होता है डीएनए या आरएनए होता है, जिसको आप एक साथ क्या बोलते हो, न्यूक्लिक अम्ल आप इसको बोलते हो। अपने को तो यही समझना है, अपना टॉपिक डीएनए ही है, ठीक है। अपन ने देखा न्यूक्लिक अम्ल किसमें है, आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल होता है। अब न्यूक्लिक अम्ल का मतलब क्या है, डीएनए और आरएनए को एक साथ क्या बोल सकते हो, न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हो। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल। दूसरा नाम और है, क्या है, डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हो, आरएनए को राइबोन्यूक्लियोटाइड। दोनों में कॉमन वर्ड क्या आ रहा है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड दोनों में कॉमन वर्ड आ रहा है आपके पास में। आपको समझना है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 से मिलने से बनेगा, क्या क्या, पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजन क्षार, तीसरा फॉस्फेट। क्या तीनों समझ लिए, बिल्कुल तीनों समझ लिए 1 बाय 1। अगर आप इन तीनों में से फॉस्फेट को हटा दोगे तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गए, न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट तीनों मिलेंगे तब बनेगा, और न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षार से
मिलके बनता है। अब 1 बाई 1 अपन ने समझा। सबसे पहले अपन ने पेंटोज शुगर की बात की। पेंटोज शुगर कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का होता है। 5 कार्बन आपने बनाए। अब 5 कार्बन के अंदर कोई रूल नहीं लगता, तो सारे OH आप राइट साइड में लिख दो। पहला काम ऊपर ही ऊपर CHO, नीचे CH2OH। उसके बाद आपने क्या किया है? सारे OH राइट साइड में लिखे हैं। अब आपने इस CHO को चेंज करके ऐसा लिखा था, यहां से एक बॉन्ड हटाया तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास। ऐसे 4 नंबर वाले OH से भी एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक H के पास, तोड़ दिया बॉन्ड को। H चला गया OH के पास, और कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? 4 नंबर वाले ऑक्सीजन के साथ। तो रिंग स्ट्रक्चर में 1 और 4 के बीच क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। 1 और 4 के बीच ऑक्सीजन आ गया। अब रिंग से बाहर क्या है? CH2OH। हमेशा रिंग के ऊपर लिखा जाएगा, रिंग के ऊपर लिख दिया आपने यहां पे। तो अब जो राइट साइड में OH होते हैं वो सारे रिंग से नीचे लिखे जाएंगे। 1 नंबर को लेके बात होती है कि 1 नंबर कार्बन जो होता है उस पे अगर OH राइट साइड में तो बिलो द रिंग आएगा, तो बिलो द रिंग नीचे लिख दिया आपने। फिर OH यहां क्या है? राइट साइड में बिलो द रिंग आ गया। यहां क्या है? राइट साइड में बिलो द रिंग आ गया। ये बाहर था ही। तो ये होता है अल्फा पेंटोज। अगर रिंग के 1 नंबर कार्बन पे OH नीचे है तो अल्फा बोलोगे, ऊपर है तो बीटा बोलोगे। अपने को कौन चाहिए? बीटा वाली चाहिए। अल्फा तो अपन ने बनाया था। अपने को तो DNA और RNA को समझने के लिए बीटा फॉर्म चाहिए। तो बीटा फॉर्म में 1 नंबर पे OH कहां होता है? ऊपर होता है। बस ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी है जैसा का जैसा अपन ने बना दिया। तो ये सबसे पहली स्ट्रक्चर अपन ने समझी है किसकी? बीटा राइबोज शुगर की। क्या है ये? पेंटोज शुगर। ये अलग नहीं है ये। अब पहले पेंटोज शुगर समझ में आ गई। उसके बाद बात करिए अपन ने नाइट्रोजन क्षार की। नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं? 5। कितने टाइप के? 2, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर बात करोगे तो प्यूरिन के अंदर 2 रिंग, 5 कार्बन, 4 नाइट्रोजन होते हैं। इसमें 2 आता है एडेनिन और गवानिन। ये 2 रिंग आपने बनाई है यहाँ पे। इधर बात करोगे पायरिमिडिन में रिंग एक ही होती है, 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन, 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन। इसमें 3 होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। उसके बाद 1 बाई 1 आपने स्ट्रक्चर को समझा तो आपको ये 5 नाम याद रखने हैं। सबसे पहला एडेनिन के लिए 6 एमिनो प्यूरिन, गवानिन के लिए 6 ऑक्सो 2 एमिनो प्यूरिन, साइटोसिन के लिए 2 ऑक्सो 4 एमिनो पायरिमिडिन, यूरेसिल के लिए 2,4 डाई ऑक्सो पायरिमिडिन, और थाइमिन के लिए 2,4 डाई ऑक्सो 5 मिथाइल पायरिमिडिन। अब 1 बाई 1 बनाई आपने। प्यूरिन की 2 रिंग होती है, 2 रिंग बनाई मैंने। सबसे पहला 6 एमिनो प्यूरिन, 6 एमिनो प्यूरिन एडेनिन हो गया। फिर 2 एमिनो है ना, 6 ऑक्सो, 6 पे ऑक्सो डबल बॉन्ड O, 2 एमिनो प्यूरिन गवानिन हो गया। उसके बाद साइटोसिन के अंदर क्या था? 2 ऑक्सो 4 एमिनो, 2 ऑक्सो 4 एमिनो, 2 ऑक्सो 4 एमिनो पायरिमिडिन साइटोसिन हो गया। उसके बाद 2,4 डाई ऑक्सो पायरिमिडिन यूरेसिल हो गया। उसके बाद 2,4 डाई ऑक्सो 5 मिथाइल, 2,4 डाई ऑक्सो 5 मिथाइल थाइमिन हो गया। ये 5 की स्ट्रक्चर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट फॉस्फेट लास्ट आता है। फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, H3PO4 होता है। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल अगर है तो ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक फॉस्फेट। 2 अगर हो गए तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो क्या बनता है? पायरोफॉस्फेट बनता है। तो आपके पास तीनों चीजें आ गई है। क्या क्या आ गई आपके पास? न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, है ना। आपने सबसे पहला क्या लिखा था? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं। कौन कौन सी 3 चीजें न्यूक्लियोटाइड के अंदर? सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या है? पेंटोज शुगर। इसमें कौन सी शुगर काम में आएगी? बीटा राइबोज, जो आपने समझ ली। दूसरा इसमें क्या काम में आता है? नाइट्रोजनिक क्षार। और तीसरा इसमें क्या काम में आएगा? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट भी आपने समझ लिया, H3PO4। ठीक है। नाइट्रोजन क्षार कितने थे? 5 थे। एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये 5 थे। ठीक है। तो यानी इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड आपने पीछे पढ़ा था, डीएनए में भी आ रहा है और आरएनए में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। ये तो अपना टॉपिक क्या है? डीएनए। तो पहले डीएनए को लेके समझते हैं। देखो, डीएनए को लेके अगर आप समझोगे, यानी अगर आप बात करते हो एक डीएनए के बनाने की, तो डीएनए जो होगा वो किससे बनेगा? न्यूक्लियोटाइड से बनता है। क्योंकि हम बोलने में क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही क्या है? डीएनए है। कि जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हो। जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फिर नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है। ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड एंटी लिख रहा हूं शॉर्ट में मैं, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये अगला, ये अगला, ये अगला। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से तो क्या बनता है? डीएनए बनता है। तो इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब
ये 3 आपके पास में है। अब इनसे आप डीएनए कैसे बनाओगे समझना। हम बात कर रहे हैं डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। किसका न्यूक्लियोटाइड बनाने जा रहे हैं? डीएनए का बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? बीटा राइबोज बनाओ। ये सबसे पहली स्ट्रक्चर आपने बनाई। बीटा, बीटा लिखो तो कहां लगाऊंगा OH? ऊपर। 2 नंबर पे OH कहां था? नीचे। 3 पे कहां था? नीचे। 4 नंबर पे कुछ था क्या? नहीं था, बल्कि ग्रुप कहां जाएगा? रिंग से बाहर। ये रहा, ये आपने बना दिया क्या? बीटा राइबोज। ठीक है। अब काम की बात क्या है? डीएनए आप पढ़ते हो तो पीछे आपने नाम लिखा था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। देखो, न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है? डीऑक्स। डीऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। तो यहां पे जब आप डीएनए के अंदर बात करोगे बीटा राइबोज की, तो सेकंड नंबर पे जो ऑक्सीजन है वो गायब हो जाता है, वो नहीं होता। ये डीएनए में शुगर काम में आएगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा, आपने क्या निकाल दिया? ऑक्सीजन, तो क्या लिखूंगा? डीऑक्सी। शुगर कौन सी थी? राइबोस। तो अपने को ये क्लियर हो गया, डीएनए में जो शुगर काम में आएगी वो कौन सी काम में आएगी? बीटा डीऑक्सी राइबोस शुगर काम में आती है। बना दिया मैंने। फिर दूसरा, नाइट्रोजन क्षार। अगर आप डीएनए की बात करते हो या आरएनए की बात करते हो, डीएनए की अगर आप बात करोगे तो नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन काम में आते हैं। आरएनए की बात करोगे तो एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थाइमिन की जगह क्या काम में आता है? यूरेसिल। यही तो अंतर होता है डीएनए और आरएनए में, कि डीएनए में थाइमिन होता है जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल। यानी अपने को ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन क्षार काम में आएंगे वो तो आएंगे, या तो आएगा एडेनिन, या आएगा गवानिन, या आएगा साइटोसिन, या आएगा थाइमिन। ये 4 में से कोई नाइट्रोजन क्षार आएगा काम में। तीसरा क्या होगा? फोस्फेट PO4 -3 यानी H3PO4, ये काम में आएगा। क्लियर है बात इतनी? इन तीनों के मिलने से जो बनता है उसी को क्या बोलोगे? न्यूक्लियोटाइड। किसका न्यूक्लियोटाइड? डीएनए का। चलो बना के देखते हैं अपन एक। ठीक है, सबसे पहले शुगर, डीएनए वाली बनानी है शुगर, है ना? डीएनए वाले बनाओगे। सबसे पहले 1 नंबर पे OH कहां लिखूं? ऊपर। 2 पे कुछ लिखूं क्या? नीचे। कुछ नहीं लिखूंगा, अभी तो बोला डीऑक्सी, ऑक्सीजन निकाल दिया 2 नंबर से। 3 पे OH लिखूंगा। 4 पे कुछ नहीं है, बल्कि ग्रुप कहां होता है? रिंग से बाहर होता है। ये आ गया आपके पास सबसे पहला। क्या आ गया आपके पास? बीटा डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये आपने सबसे पहला शुगर बना दिया। ठीक है। अब दूसरा क्या होगा? नाइट्रोजन क्षार। मैं एडेनिन को लेके चल लेता हूं। ठीक है, नाइट्रोजन क्षार मैं एडेनिन को ले लेता हूं सबसे पहले। तो मैंने लिया एडेनिन। अब एडेनिन की स्ट्रक्चर बनाओ। अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी आपने। ये एडेनिन की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, अब नंबरिंग याद करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नाइट्रोजन की संयोजकता आपसे पूछी जाए कितनी होती है? 3 होती है। तो यहां नाइट्रोजन 3 हो रही है क्या? 1 2 3 हो रही है। यहां 1 2 3 हो रही है। 1 2 3 हो रही है। यहां वाली नाइट्रोजन की 1 2 3 हो रही है। यहां वाले की 1 2 ही हो रही है। यानी इसके साथ में क्या है? एक हाइड्रोजन है। 3 पूरी करूंगा मैं तो। अब होता क्या है? आप एडेनिन को लेके अगर आप यहां आते हो, कहां? यहां। आप समझ रहा बात? ये शर्करा है, शुगर है। शुगर कितना नंबर कार्बन है? 1 नंबर कार्बन। और नाइट्रोजन का 9 नंबर नाइट्रोजन। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। अब ये जुड़ेंगे तो यहां से भी वाटर बाहर निकलेगा। देखो, यहां से एक H बाहर गया, यहां से OH पूरा निकाल दो, ये OH आ गया। इसके मिलने से क्या बन गया? जल। ये वाटर बाहर निकल गया। तो यहां पे कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं बचा। ऑक्सीजन इधर निकल गया, OH इधर H निकला, तो H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो अपन यहां सीधे लिख सकते हैं क्या? अपन यहां सीधा लिख सकते हैं, ये 1 नंबर था। अब
ये मैं यहां पे सीधा क्या लिख दूंगा, एडिनिन। आपको क्लियर हो गया ना। 1 नंबर कार्बन कितने नंबर नाइट्रोजन से, 9 नंबर नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को बोला जाता है क्या, क्वेश्चन, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। पहला क्वेश्चन बनता है आपके पास में, ये क्या बनेगा, कार्बन का 1 नंबर कार्बन नाइट्रोजन के 9 नंबर नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो ये बॉन्ड बनता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देखो आपको समझ में अगर आ रहा है तो इसमें दो चीजें मैंने जोड़ी, एक तो मैंने क्या जोड़ा, नाइट्रोजनिक क्षार, और एक मैंने क्या जोड़ा है, पेंटोज सुगर। याद करो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था पेंटोज सुगर प्लस नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट को साइड में कर दिया, क्या है ये, न्यूक्लियोसाइड। तो ये मैंने बना दिया न्यूक्लियोसाइड, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड आपके पास में। ठीक है, अपने को तो न्यूक्लियोटाइड चाहिए, न्यूक्लियोटाइड में तो एक चीज और एक्स्ट्रा आएगी, क्या आएगी, फोस्फेट। तो फोस्फेट कहां जोड़ोगे आप, इधर देखो, अगर मैं यहां एक फोस्फेट जोड़ दूं, ये OH, ये OH इधर था, ये OH इधर था। अब देखो जैसे ही दोनों पास में आएंगे यहां से भी H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकला, अगर क्या बचा, केवल ऑक्सीजन बचा आपके पास में, केवल ऑक्सीजन बचा आपके पास में, ये बॉन्ड बन गया दोनों साइड में, ये एक फॉस्फेट आपने जोड़ दिया। इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो दो बॉन्ड आपने बनाए, आपने शुगर पे नाइट्रोजन क्षार जोड़ा तब तो बॉन्ड बनाया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और आपने शुगर के ऊपर 5 नंबर जो है वहां पे फॉस्फेट जोड़ा तो क्या बना, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब इसमें तीनों चीजें हैं, देखो इसमें नाइट्रोजन क्षार, शुगर, फॉस्फेट, तीनों के जुड़ने से जो बनता है उसको क्या बोलोगे आप, न्यूक्लियोटाइड, इसको आप बोलोगे। इस तरह से आपने न्यूक्लियोटाइड बनाया है एक। चारों अगर बनाऊं मैं तो देखो मैं सीधा बना रहा हूं चारों को। अब पहला डीएनए की बात हो रही है तो डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन क्षार हैं। सबसे पहला मैंने लिखा एडिनिन, 2 पे कुछ आएगा नहीं आएगा, तभी तो डीएनए में आएगा ये। अब मैं सीधा लिख रहा हूं ओ के बाद में क्या लिखा मैंने सीधा, एक फॉस्फेट, ठीक है, ये पहला बन गया। उसके बाद दूसरा गवानीन, 2 पे कुछ नहीं आएगा, 3 पे OH है, CH2O फॉस्फेट से लगा दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या आता है, अगला साइटोसिन, 2 पे कुछ है नहीं है, 3 पे OH है बिल्कुल है, बल्कि ग्रुप बाहर, ये लो 5 नंबर है ना ये, ठीक है। लास्ट क्या बच गया, थाइमीन बच गया, ये 1 नंबर, 2 नंबर पे कुछ नहीं है, 3 नंबर पे OH नीचे। उसके बाद बल्कि ग्रुप कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये लो। ये आपने 4 बना दिए, ये बना दिया आपने किसका, एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड। ये चारों क्या है, ये चारों न्यूक्लियोटाइड हैं, चारों के चारों ही न्यूक्लियोटाइड है। किसके न्यूक्लियोटाइड है, ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है। एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन और थाइमिन, तीनों को काम में लेके 4 न्यूक्लियोटाइड आपने बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब न्यूक्लियोटाइड आपने चारों के बना दिए, अब सीधी सी बात है कि ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, ठीक है, वो अपन समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब इनके नाम क्या, अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे आपने ए काम में लिया है, फॉस्फेट कितना है यहां पे, एक ही तो है ना, मोनो फॉस्फेट। डीएनए पढ़ रहे हैं अपन, और डीएनए पढ़ रहे हैं तो डीएनए में शुगर, देखो तीनों चीजें बताता हूं आपको। सबसे पहले इसमें क्या काम में लिया आपने, शुगर काम में ली, कौन सी, डीऑक्सीराइबोज शुगर। फिर क्या काम में लिया, नाइट्रोजनी क्षार, कौन सा नाइट्रोजन क्षार, एडिनिन। और क्या काम में लिया आपने इसमें, फॉस्फेट, कितना फॉस्फेट काम में लिया आपने इसमें, एक। तो तीनों के जुड़ने से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोटाइड ही तो बोलते हैं। अब इसको नाम क्या दोगे आप, ठीक है, शुगर आपने बीटा डीऑक्सीराइबोज लिया, नाइट्रोजन क्षार आपने एडेनिन लिया, फॉस्फेट आपने लगा दिया। इन तीनों के जुड़ने से जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उसका नाम क्या होगा। डीएनए में जब भी न्यूक्लियोटाइड लिखोगे आगे क्या लगाओगे आप, डी लगाओगे, क्यों, डीऑक्सी शुगर काम में आ रही है, डी लगा दिया। अब एडिनिन का ए, फॉस्फेट कितना है, एक को बोलते हैं मोनो, ये फॉस्फेट, ये पहला न्यूक्लियोटाइड बन गया DAMP। इधर DGMP, इधर DCMP, इधर
TMP। ये लो, आपने तीनों न्यूक्लियोटाइड बना दिए, किसके? DNA के। ठीक है, अब मैंने DMM को लेके बता दिया। एक्चुअल में ये एक फॉस्फेट नहीं होता है, एक्चुअल के अंदर यहाँ कितने फॉस्फेट होंगे? यहाँ पर 3 फॉस्फेट होते हैं। जब 3 फॉस्फेट होंगे तो ट्राइवर्ड आता है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे M न लग के क्या लगेगा? T लगेगा सबके अंदर, जो अपन कल बात करेंगे। यहाँ T वर्ड का यूज होगा, M का नहीं होगा। M तो बाद में बचेगा, जो अपन कल बात करेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया ना कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? सबको क्लियर हो गया। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है ये भी क्लियर हो गया। भाई न्यूक्लियोटाइड में तीनों आएंगे, न्यूक्लियोसाइड की बात करो तो क्या हट जाएगा? फॉस्फेट हट जाएगा, केवल 2 चीजें होंगी, उसको न्यूक्लियोसाइड बोलोगे आप। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ये आपको क्लियर है मेरे हिसाब से। अब अपन कल बात करेंगे डीएनए की संरचना बनती कैसे, वो अपन समझेंगे। डीएनए खत्म हो गया, उसके बाद आरएनए की संरचना कैसे बनती है वो पढ़ेंगे। तो अपना एक टॉपिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का न्यूक्लिक एसिड जो है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपन चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 आपको जो भी टॉपिक मिलेंगे उस टॉपिक के ऊपर नाम लिखा होगा। जैसे यहां सबसे पहले अपन ने जो अपनी हेडिंग है वो क्या है आज की? डीएनए। तो डीएनए का ये पार्ट क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। डीएनए जैसे खत्म हो गया, आगे वाले टॉपिक का नाम होगा। तो अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो वो भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर। क्लियर है? आज के लिए सफिशिएंट होगा मेरे हिसाब से। थैंक यू।